आपने पिछले कुछ दिनों में ये हेडलाइन जरूर देखी होगी, रुपया रिकॉर्ड लो पर, ऑयल प्राइसेस ऊपर, आरबीआई अलर्ट मोड में, मोदी जी ने गोल्ड ना खरीदने की अपील की 1 साल, और फिर सोशल मीडिया पर एक ही बात कि इंडिया इकोनॉमिक क्राइसिस की तरह जा रहा है, और न जाने कितनी वीडियो देखी होगी। लेकिन रुक जाइए, इकोनॉमिक क्राइसिस कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड नहीं होता है, ना ही किसी एक हेडलाइन से क्राइसिस आ जाता है। 1991 में जब इंडिया असली क्राइसिस में था ना, तब देश को अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था, और 2026 में लोग फिर क्राइसिस की बात कर रहे हैं। तो सवाल है कि क्या वाकई इंडिया एक और इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ बढ़ रहा है, या फिर कुछ लोग सिचुएशन को बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, पीएम मोदी, आरबीआई, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ग्लोबल एनालिस्ट, इन सब की स्टेटमेंट को एक साथ जोड़े तो आखिर पिक्चर क्या बनती है। तो आज हम बिगिनर लेवल से शुरू कर एडवांस तक जाएंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा तो आप इकोनॉमी को एक्सपर्ट की तरह समझने लगेंगे, ये भाई वाली प्रॉमिस है। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जो भी पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट कर लीजिएगा। तो क्राइसिस की बात जो है ना, पहले ये समझना होगा कि कहां से शुरू हुई। तो सब कुछ इंडिया से नहीं, मिडिल ईस्ट से शुरू हुआ। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ती टेंशन ने ग्लोबल मार्केट को डराया, और जब मिडिल ईस्ट हिलता है सबसे पहले ऑयल मार्केट हिलता है। और भविष्य में भी यही कहानी चलेगी, बदलेगी नहीं जब तक कि कुछ सॉल्यूशन ना आए। अब यहाँ एक फैक्ट समझिए, इंडिया अपनी रिक्वायरमेंट का लगभग 85 to 88% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। यानी ऑयल महंगा तो इंडिया के लिए सब कुछ महंगा, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगा, मैन्युफैक्चरिंग महंगा, एग्रीकल्चर महंगा। मतलब आप ऐसे सोचो, आप और हम कुछ भी खरीदने जा रहे हैं, सब कुछ महंगा, बस देसी भाषा में। और जब ऑयल इंपोर्ट करना महंगा हो जाता है तो इंडिया को ज्यादा डॉलर चाहिए, और यहीं से शुरू होता है असली खेल। अब असली खेल को समझने के लिए इस ऑयल से रुपीस तक का डोमिनो इफेक्ट समझना पड़ेगा। मान लीजिए कि कल तक इंडिया $100 का ऑयल खरीद रहा था, आज वही $120 का हो गया। अब इंडिया को $20 एक्स्ट्रा चाहिए ना, तो डॉलर की डिमांड बढ़ेगी ना, रुपया कमजोर होगा ना, और रुपया जब कमजोर होगा तो हर इंपोर्टेड चीज और महंगी, यानी इन्फ्लेशन का प्रेशर। और इस वजह से इकोनॉमिस्ट ऑयल को सिर्फ कमोडिटी नहीं बोलते हैं, इकोनॉमी का ब्लड प्रेशर बोलते हैं। और इस पीरियड में रुपीज ने अपने हिस्ट्री के सबसे वीक लेवल को टच किया। और ये सिर्फ करेंसी मूवमेंट नहीं है, ये मार्केट का मैसेज था। क्योंकि आप ऐसा समझ लो, जैसे हमारे शरीर में एक तकलीफ आती है और वो पूरे शरीर को कहीं ना कहीं परेशान कर देती है, तो ये बस उसी तरीके से जुड़ा हुआ है। अब आते हैं पीएम मोदी पर, क्योंकि तभी सारे तार को जोड़ पाएंगे। नॉर्मली किसी भी देश के पीएम लोगों से ये नहीं कहते कि भैया आप फ्यूल बचाओ, गोल्ड मत खरीदो, फॉरेन ट्रेवल अवॉइड करो। लेकिन जब पीएम ऐसे स्टेटमेंट देते हैं तो लोग नेचुरली सोचने लगते हैं कि कुछ सीरियस चल रहा है। लेकिन यहाँ एक डीपर मीनिंग है। डीपर मीनिंग ऐसे पकड़ो कि गोल्ड इंपोर्ट होता है, ऑयल इंपोर्ट होता है, फॉरेन ट्रेवल में डॉलर खर्च होता है, यानी तीनों चीजों का कनेक्शन डायरेक्ट फॉरेक्स एक्सचेंज से। बराबर है। अब सिंपल लैंग्वेज में समझो कि सरकार ये कह रही थी कि जितना हो सके आप डॉलर बचाइए। अब वो अगर आपको कहती डॉलर बचाइए तो क्या आपके समझ में आता? नहीं आता। तो ये क्राइसिस अनाउंसमेंट नहीं था, इसको बोलते हैं दुर्घटना से पहले सावधानी। लेकिन जब इकोनॉमी प्रेशर में हो तो इस तरह की बातें हेडलाइन बन जाती हैं और उसके कई तरह के मतलब निकलने लगते हैं। सिंगापुर के खुद पीएम ने बात कही कि भैया ये सब ना करो, तो उन्होंने क्यों कही? अब आते हैं आरबीआई पर। आम आदमी को लगता है आरबीआई का काम बस इंटरेस्ट रेट बढ़ाना या घटाना है, लेकिन रियलिटी में आरबीआई इकोनॉमी का इमरजेंसी कंट्रोल रूम है, और आरबीआई कुछ चीजों को बहुत क्लोजली मॉनिटर करता है। पहला, ऑयल प्राइसेस हमेशा, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि अभी सिचुएशन आई है तो हमेशा, पहला ऑयल प्राइस, दूसरा इन्फ्लेशन, तीसरा रुपया, और चौथा फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और पांचवा क्या है? पांचवा है फॉरेक्स रिजर्व। अब देखो घूम फिर के उतनी 5 चीजें आ गई, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन पांचों एरिया में प्रेशर दिख रहा है। इसलिए आरबीआई रुपीस को स्टेबलाइज करने के लिए एक्शन ले रहा है कि भैया कैसे भी हो रुपया कमजोर ना हो, मजबूत हो। लेकिन यहां पर एक चीज जो एक्सपर्ट भी कह रहे हैं, मार्केट फोर्सेस को भी काम करने दीजिए। आरबीआई हर लेवल पर रुपया को डिफेंड नहीं करे। यहीं से पैनिक स्टोरी और तेज हो गई। अब सबसे डेंजरस सिग्नल जो मीडिया कम डिस्कस कर रहा है, जैसे कि कॉन्फिडेंस। कहोगे कैसे? देखो, इकोनॉमी जो है ना अल्टीमेटली कॉन्फिडेंस पर चलती है।
अगर इन्वेस्टर को लगता है कि फ्यूचर ब्राइट है तो पैसा आता है। मैं एफआईआई की बात कर रहा हूँ। अगर इन्वेस्टर को लगता है कि रिस्क बढ़ रहा है तो वो पैसा निकाल लेते हैं। और इसी पीरियड में एफआईआई ने इंडियन मार्केट से लार्ज स्केल पर पैसा विड्रॉल किया है। अब दिक्कत पैसा निकालने की नहीं है, दिक्कत मैसेज की है। मार्केट कह रहा है कि हम रिस्क को सीरियसली ले रहे हैं, और जब कॉन्फिडेंस और करेंसी दोनों प्रेशर में आ जाए तो बताओ कौन अलर्ट मोड में नहीं जाएगा। और इकोनॉमिस्ट तो बैठे ही हैं अलर्ट मोड में जाने के लिए। आई होप यहां तक समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से कंटेंट आपके लिए बनाते हैं। अब यहां पर आता है फॉरेक्स रिजर्व का गेम, क्योंकि सवाल है कि अगर डॉलर की डिमांड बढ़ रही है तो इंडिया क्या करे। आंसर है फॉरेक्स रिजर्व, यानी आरबीआई के पास रखे हुए डॉलर। गुड न्यूज ये है कि इंडिया के पास आज भी दुनिया के सबसे बड़े फॉरेक्स रिजर्व पूल में से एक है। मैं ये नहीं कह रहा ना नंबर 1, मैं ये नहीं कह रहा नंबर 2, मैं ये नहीं कह रहा नंबर 3, लेकिन दुनिया के बड़े फॉरेक्स रिजर्व पूल में से एक है। बैड न्यूज ये है कि रिजर्व धीरे धीरे यूज हो रहा है। अब यहां ऑडियंस को एक मिस्टेक नहीं करनी चाहिए, रिजर्व का यूज होना ऑटोमेटिक क्राइसिस नहीं होता है। ये बने ही हैं इमरजेंसी में यूज होने के लिए। तो क्वेश्चन ये नहीं है कि रिजर्व यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्वेश्चन ये है कि प्रेशर कितनी देर तक चलेगा। और यही अनसर्टेनिटी मार्केट को डरा रही है दोस्तों। आई बात समझ में? इसलिए कहते हैं सही सवाल होना जरूरी है। अब हम आते हैं कंपैरिजन पे, 1991 वर्सेस 2026, इंडिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस। उस वक्त क्या हुआ था, देश के पास फॉरेन एक्सचेंज खत्म हो रहे थे, करेक्ट। सिर्फ कुछ हफ्तों का इंपोर्ट कवर बचा था, गोल्ड गिरवी रखना पड़ा था, आईएमएफ के पास जाना पड़ा था। अब यहां पर 2026 देखिए, फॉरेक्स रिजर्व काफी ज्यादा है, बैंकिंग सिस्टम उस जमाने से काफी स्ट्रांग है, इकोनॉमी डाइवर्सिफाइड है, हम पहले से ज्यादा एक्सपोर्ट करें। ये बात सही है कि वो उस लेवल का नहीं है, बट हम यहाँ पुराने से कंपेयर कर रहे हैं। डिजिटल इकोनॉमी एग्जिस्ट करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग है। तो क्या 1991 रिपीट हो सकता है करंट डेटा के हिसाब से? आंसर है नो। लेकिन 1991 की डिटेल वीडियो मैंने बनाई थी, जो आपको यहाँ दिख रही है, प्लीज देख लीजिएगा तो आपको हेल्प मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो करंट डेटा के हिसाब से नो, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि सब परफेक्ट है। 1991 और 2026 में डिफरेंस है, लेकिन वार्निंग को आप इग्नोर नहीं कर सकते। इसी को बोलते हैं दुर्घटना से पहले सावधानी ले लो। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो लोग क्राइसिस क्राइसिस चिल्ला रहे हैं वो आधी स्टोरी देख रहे हैं। दूसरी आधी स्टोरी देखने की कोशिश कीजिए। ग्रोथ अभी भी स्ट्रांग है, इन्फ्लेशन अभी भी कंट्रोल है, फाइनेंशियल सिस्टम स्टेबल है, कॉर्पोरेट अर्निंग कोलैप्स नहीं हुई है, टैक्स कलेक्शन स्ट्रांग है। यानी जो एक सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि क्या इकोनॉमी अंदर से टूट रही है, तो आंसर है नो। प्रेशर बाहर से आ रहा है, अंदर से नहीं, जैसे ऑयल, जियोपॉलिटिक्स, करेंसी, कैपिटल फ्लो, राइट। इकोनॉमिस्ट इस सिचुएशन को एक नाम देते हैं, एक्सटर्नल सेक्टर स्ट्रेस विद इंटरनल स्ट्रेंथ। और शायद ये पूरी स्टोरी का सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस है दोस्तों। अगर आप भी समझे तो आपको ये समझ में आएगा कि जी हाँ, हम इंटरनल सरवाइव करने की कोशिश में, बट एक्सटर्नल लफड़ा ज्यादा है। तो सवाल ये है, इंडिया इकोनॉमिक क्राइसिस में है? नहीं। क्या इंडिया इकोनॉमिक स्ट्रेस में है? बिल्कुल हाँ। क्या वार्निंग सिग्नल दिख रहे हैं? बिल्कुल हाँ। क्या क्रूड ऑयल वार्निंग दे रहा है, रुपीज वार्निंग दे रहा है, फॉरेन इन्वेस्टर वार्निंग दे रहा है, आरबीआई वार्निंग दे रहा है, और पीएम मोदी के स्टेटमेंट में वार्निंग है? हाँ है। लेकिन साथ ही ग्रोथ भी है, डिमांड भी है। हम इन चीजों से उबरने के रास्ते भी तलाश रहे हैं, हम डील कर रहे हैं, हमारे पास रिजर्व भी है, इकोनॉमिक के स्ट्रेंथ भी है। यानी इंडिया भी क्राइसिस में नहीं है। और अगले 12 से 24 महीने डिसाइड करेंगे कि हम किस दिशा में जाते हैं। तो वीडियो सच्ची और अच्छी लगी हो तो सबके साथ शेयर कीजिए, जिससे पूरी 360 डिग्री एनालिसिस आपको देखने को मिले। जय हिंद, जय भारत।